Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar Iftikhar and I welcome you to another episode of Between the Lines. Today, our guest is a young, charismatic author. He is associated with Pakistan's electronic and print media, and he is also an aspiring filmmaker. And he's going to talk us, and he is going to share his journey with us. Please welcome Mr. Saad Ahmad Khan. Assalamu alaikum Saad. वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आज आए. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। It's always a pleasure to connect with the young minds of Pakistan. So आप जो हैं वो ऑथर भी हैं, जी। जर्नलिस्ट भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं. जी। शुरू करते हैं आपकी किताब से, माई एरेटिक सबकॉन्शियस, जो कि जी। 2018 में पब्लिश हुई थी. जी। क्या प्रोसेस था? वो एक थी एंथोलॉजी थी जी। ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. जी। तो what led you to create that anthology? बेसिकली my process of writing is, Umar bhai, the inspiration behind it was of that I can sum it up in a single quote. It's that a writer's writing is a sum of his experiences. तो जो मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो कैरेक्टर्स मेरी ज़िंदगी में आए, अच्छा, और ये भी कहते हैं कि राइटर को बड़ा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए और बहुत सोशल होना चाहिए. कुछ एंटी सोशल राइटर्स भी होते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव टू हैव अ डीप कनेक्टिविटी विथ ह्यूमन इमोशंस, तो आपको अपने आस तरफ के जितने लोग हैं उनमें ही आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, उन्हीं में आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी. तो बेसिकली माई कैरेक्टर्स वर ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ पीपल दैट आई हैव मेट. सही है. सम विद सम आई हैड अ वेरी डीप कनेक्शन, विद सम दे वर जस्ट एक्विंटेंसेस, बट दे गेव मी अ वेरी लाइवली कैरेक्टर टू वर्क विद. तो बेसिकली मेरी शॉर्ट स्टोरीज प्राइमरीली ह्यूमन इमोशंस को डील करती हैं, बिट्रेयल को, वेंजेंस को, और ग्रीफ को. सही है. और प्रोफाउंड हैप्पीनेस को भी डील करती है. सही है. और एक सेंस ऑफ डिसकनेक्ट को भी डील करती है. तो इन तमाम इमोशंस को मैंने एक अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी और उसको कंपाइल कर एक एंथोलॉजी बनाई. बेसिकली प्राइमरीली पहले तो बुक पब्लिश करने का इरादा नहीं था. पहले मैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखकर सबमिट करता था डिफरेंट मैगजीन्स में, और एक आध को अवार्ड भी मिला. तो उसके बाद जब मैंने ये देखा कि अच्छा, वो सारे पेड मैगजीन्स होते थे, तो अब मैंने देखा कि यार मेरी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो स्पेसिफिकली उन सब्सक्राइबर्स के लिए हैं जो कि उन मैगजीन्स के सब्सक्राइबर्स थे, जनरल पब्लिक के लिए नहीं. तो फिर आई डिसाइडेड कि हाँ, मैं उसको कंपाइल करता हूँ और उसके बाद उसकी एक एंथोलॉजी बनाता हूँ. तो उसकी फिर मैंने एक एंथोलॉजी बनाई और उसको पब्लिश किया. ज़बरदस्त. तो जैसा कि आपने कहा कि उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपकी सोसाइटी से आए, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि आपका ही ऑल्टर ईगो हो? नहीं, एक राइटर हमेशा अपने पर्सनैलिटी के, अपनी एग्जिस्टेंस के, अपनी जो उसका कैरेक्टर है उसके सर्टेन बिट्स एंड पीसेस अपने कैरेक्टर में इंस्टिल करता है. तो सारी कैरेक्टर्स मेरे बनाए हुए हैं, तो सारी कैरेक्टर्स में मेरा कुछ पार्ट है. ऑल्टर ईगो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स. जैसे कभी ऐसा हो कि अगर मैं साद अहमद खान ये कर सकता और ये कैरेक्टर होता, तो वो सोच के कुछ लिखा है? साद अहमद क्या होना चाहिए था, या क्या उस मेरी विश है. हाँ, उसको लिखकर भी कैरेक्टर्स मैंने बनाए हैं. एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था मेरी सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी का. उसका नाम था द रूम. तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर लिखा था. सही है. तो ही ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम समवन वेरी नाइव. सही है. हु इज ही लर्निंग about his surroundings, and transforms into someone who ends up being कि आप उसको इस तरह कहेंगे कि ends up being more enlightened than he was. अच्छा. तो अब मेरा हमेशा से जर्नी जो मैंने अभी तक की है, तो मैं अपने जब 20 साल वाले वर्जन को देखता हूँ और जब मैं आज अपने वर्जन को देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये सोच कर, तो आई फील कि दैट आई एम ऑन अ पाथ ऑफ सक्सेस, बिकॉज जो मेरी लर्निंग थी 20 साल की जब मैं उम्र में था और आज जब मैं हूँ, तो मेरी लर्निंग ज़्यादा हुई है. तो दैट इटसेल्फ इज़ अ सक्सेस जर्नी, अगर आप ये कहें तो. हाँ, मैंने वो उस तरह के भी बड़े कैरेक्टर्स लिखे हैं कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, बोथ मेंटल एंड इमोशनल. सही है. हाँ, अब इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पर्सनली मैं लगता है कि और होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई. तो आई एम रूटिंग फॉर इट कि यार मैं और ज़्यादा इमोशनली ट्रांसफॉर्म हूँ. आई थिंक एक ऑथर के लिए जो एक मिशन होता है वो ये होता है कि जो कैरेक्टर है उसकी जर्नी हो, क्योंकि उसके थ्रू ही रीडर्स की जर्नी भी वो अपने आप को उसी के साथ रिलेट कर सकते हैं. बिल्कुल. तो राइटिंग का सिलसिला तो आपका शुरू हुआ है, आगे क्या है, अब क्या आ रहा है नया? बेसिकली तो अभी तो मैं जर्नलिज्म में से ज़्यादा एसोसिएटेड हूँ, तो डैट इज़ माई ब्रेड एंड बटर. ठीक है. राइट नाउ तो अभी जर्नलिज्म में भी मैं
सोशल इश्यूज़ को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सही, बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे मैं लिख भी चुका हूँ, एक फिल्म भी बना चुका हूँ जो कि मेरी ही अपनी लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है। तो प्राइमरीली अभी तुम जो मेरा है वो दो, आई एम बेसिकली नेविगेटिंग बिटवीन टू एरियाज। फर्स्ट इज़ जर्नलिज्म एंड सेकंड इज़ स्क्रिप्ट राइटिंग एंड फिल्म मेकिंग। तो अब वो नेविगेशन चल रही है, तो अब लेट्स सी वेयर द बोट लैंड्स। तो बेसिकली जो एक प्रोसेस है कि जो कि कहना चाहिए जो लाइफ साइकिल है किसी भी राइटर का, वो ये कि शुरू तो वो राइटिंग से करते हैं, कॉलम्स, देन दे एंड अप राइटिंग शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल्स। आपकी किताब आ चुकी है जी, नाउ यू हैव वेंचर्ड इनटू फिल्म मेकिंग, तो उसके बारे में बताएं, किस तरह से आप वहाँ पे गए, क्या आइडिया था? बेसिकली आइडिया तो एक स्क्रिप्ट थी, एक शॉर्ट स्टोरी थी। फिल्म बनाना पाकिस्तान में उमर भाई इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बेसिकली ये वो इंडस्ट्री नहीं है या एक वो फील्ड नहीं है जिस पे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी आपके कंपनीज़ हैं तो उनको ज़्यादा ट्रस्ट हो। बेसिकली दे आजकल हो क्या रहा है, जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, दे आर टर्निंग इनटू फिल्म प्रोडक्शंस। सही है। अब नाउ दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन अ 1 मिनट एड और अ 2 मिनट एड। सही है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो कंपनीज फिल्म मेकिंग में आती हैं या फिल्म प्रोडक्शन में आती हैं तो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बिजनेस साइड ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट द क्रिएटिव साइड ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये प्रॉब्लम बड़ा है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास सबसे बड़ा ये है कि जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इस इंडस्ट्री में, वो इन्वेस्टमेंट आपको मिलती नहीं। सही, जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, इंडी फिल्म मेकर्स हैं, वो खुद अपना पैसा लगा के फिल्म बनाते हैं। जैसे अभी जब मैंने शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की तो उसमें मैंने अपना बजट इन्वेस्ट किया। ठीक है। सही है। तो अब उसमें ये होता है कि जब आप शॉर्ट स्टोरी में इन्वेस्ट करते हैं, सही है, और बदस्तूर करते रहते हैं, तो जो आप एक प्राइमरीली गोल होता है कि एक फ़ीचर फिल्म बनाएं और जिसका थिएट्रिकल रिलीज़ हो, वो आप नहीं कर पाते। सही है। और उसकी ना करने की वजह भी ये कि जो एक हमारी आप फिल्म इंडस्ट्री कह लें या ये वाली इंडस्ट्री कह लें, बड़ी टाइट नेट इंडस्ट्री है। सही है। इसमें आउटसाइडर के लिए, हर इंडस्ट्री में ये होता है कि आउटसाइडर को स्ट्रगल होती है, लेकिन इसमें आउटसाइडर के लिए डोर है ही नहीं। सही है। अनटिल और अनलेस यू डोंट ट्रस्ट मी एज अ फिल्म मेकर या यू डोंट ट्रस्ट मी एज अ राइटर, यू वोंट गेट ऑन बोर्ड विद मी। सही है। अब उसके लिए पहले आपको इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनानी पड़ेंगी, मार्केट में आपको आना पड़ेगा। सही है। उसके बाद फिर आपको जो है वो, जब आपको कोई और प्रोडक्शन हाउस या वो कोई और ऐसा इन्वेस्टर आपकी फिल्म देखे, आपका काम देखे, उसके बाद उसको वो कॉन्फिडेंस, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सही है। तो प्राइमरीली इसीलिए हमारे मुल्क में, क्योंकि इस इंडस्ट्री पे ना किसी का कोई ध्यान है, ना उतना वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मौला जेट और वार जैसी फिल्म्स आ जाती हैं। तो आई थिंक ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बट जो अभी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान में, उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन है। तो आपके ख्याल में उनकी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद से इंडस्ट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगती है। सही है। और जाहिर सी बात है, जब कोई इन्वेस्टमेंट लगाएगा कोई आउटसाइडर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना पैसा लगाया, तो मेरा लीस्ट में बॉदर था कि इसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। प्राइमरीली मेरा गोल ये था कि जो मेरा विजन है वो स्क्रीन पर उसी तरह ही इम्पार्ट हो। तो आई वॉज समवॉट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। लेकिन जो रिटर्न है, वो जो बिजनेस साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री है, सही, ज़्यादा फोकस उस पर रहता है बहुत सारे लोगों का। शॉर्ट फिल्म में इतना आपको रिटर्न नहीं मिलता। सही है। तो उसके लिए फिर होता ये है कि शॉर्ट फिल्म्स में आपके जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ करते हैं। जैसे कि अभी एक सी प्राइम जो है वो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा उनकी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, वो भी करते हैं। लेकिन जो ऐसी शॉर्ट फिल्म्स जो फिल्म फेस्टिवल की कैटेगरी की हों, वो बड़ी कम बनती है पाकिस्तान में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसमें आपको क्रिएटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, काम करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ द बिजनेस साइड। तो अगर आप कोई स्क्रीन प्ले लिखते हैं किसी फिल्म का, फर्स्ट करें आपने कोई कहानी लिखी, कोई किताब लिखी, उसी में से आपने कुछ एक्सट्रैक्ट करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई, सो ट्रेडिशनल जो है वो क्या कहें ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड को आप प्रेफर करोगे, या आप चाहोगे कि जितने रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए आप यूट्यूब पे एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ कर लो? अब जो एक पाथवे रह गया है पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स का, वो एक जो सबसे आप ये कहेंगे, अगर आपका काम अच्छा है तो सबसे इजी पाथवे आपके लिए है कि आप फिल्म फेस्टिवल्स में पहले अपनी फिल्म को भेजें। सही। अच्छा, अब जो एक आपका एक यूजुअल जो प्रोसेस रहता है, उसमें ये होता है कि आपकी फ़ीचर फिल्म अगर आपने कोई बनाई है तो वो उसके थिएट्रिकल रिलीज़ हो।
अच्छा, अब थिएट्रिकल रिलीज इज़ अ वेरी बिग थिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अगर आपकी थिएट्रिकल रिलीज हो रही है तो दैट इज अच्छा. अब थिएट्रिकल रिलीज में एक और एस्पेक्ट जो आ जाता है वो आ जाता है सेंसर बोर्ड का. सही है. अब वो सेंसर बोर्ड का एस्पेक्ट जो है वो बड़ा ही कभी कभी ना प्रॉब्लमेटिक बन जाता है. अब जैसे एक फिल्म आई थी जॉयलैंड, सही है, उसकी थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हुई. सही है. और ये कंट्रोवर्सी भी बनी. हालांकि लोगों ने फिल्म देखी ही नहीं और फिल्म देखने से पहले लोगों ने बहुत सारी बातें लोग वो उसमें ग्रेप वाइन में भी करते हैं. ग्रेप वाइन में भी कर देते हैं. और ऊपर से मैं तो ये बोलता हूँ भाई, आपका ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए आपकी ऑब्जर्वेशन पे. हाँ, ये आपका ओपिनियन आपका जो ओपिनियन है, और सोशल मीडिया के जितने भी यूज़र्स हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका ओपिनियन आपकी ऑब्जर्वेशन पे और आपकी रिसर्च पर बेस होना चाहिए. ये नहीं कि आपके फैमिली में से किसी एक बंदे ने क्या कहा, या आपने के दोस्त ने किसी एक बंदे ने क्या कहा, कोई आपका कोई रिश्तेदार है जो कि ब्यूरोक्रेट है, जो कि बड़ी अच्छी पोजीशन पे, वो क्या कह रहा है. नो, योर ऑब्जर्वेशन या योर ओपिनियन. अच्छा, लोग बोलते हैं जी मेरा ओपिनियन है. भाई आपका ओपिनियन तो है, बट आपका ओपिनियन किन फैक्चुअल पॉइंट्स पर बेस्ड है. हवा में तो ओपिनियन नहीं बनता. सही है. तो पॉइंट ये है कि फिल्म देखें और उसके बाद ओपिनियन फॉर्म करें. सही है. अच्छा, अब थोड़ा सा हम ऑफ ट्रैक चले गए. तो जो सेंसर बोर्ड का बैरियर है थिएट्रिकल रिलीज़ में, वो बड़ा एक पाकिस्तान में एक बैरियर है. अच्छा, अब उसके लिए आप कन्विंस भी करना चाहते हैं कुछ फिल्म मेकर्स, लेकिन वो बोर्ड नहीं हो पाता. उसके बाद आपको पता है दूसरे मामला भी होते हैं कि अगर कोई फिल्म मेकर फेवरेट है बोर्ड मेंबर्स का, या उस जो टाइट निट उनकी कम्युनिटी है वहाँ से बिलोंग करता है, तो जो है वो उसकी फ़िल्म रिलीज़ हो जाती है. बाकी जो है, जो नए हैं लोग हैं, जो नए आउटसाइडर्स हैं, जैसे अभी जॉयलैंड का ही जो डायरेक्टर है साइम सादिक, वो एक आउटसाइडर था. वो बंदा बाहर फिल्म बनाता था, लेकिन यहाँ अगर उसने बनाई तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई. तो ये वाला एक हिंड्रेंस है शॉर्ट फिल्म में. ये सेंसर बोर्ड की हिंड्रेंस जब से सोशल मीडिया आया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स आए, तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई. अच्छा, अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, तो पाकिस्तान में अब आने शुरू हो गए हैं. अच्छा, अब दे कैन बी अ वेरी गुड टूल टू सपोर्ट फिल्म मेकर्स, बट अभी तक भी वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे उस तरह की हमारे लोकल कोई काम इतना स्ट्रीम नहीं हो रहा. कि जैसे कि अगर पाकिस्तान में कोई शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं तो उसके लिए कोई एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जाकर शॉर्ट फिल्म्स अपनी बनाएं या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें उस OTT प्लेटफॉर्म के साथ. तो जो सबसे इजी रूट वो ये है कि आप फिल्म फेस्टिवल्स में भेजें. जैसे कांस का एक शॉर्ट फिल्म कॉर्नर होता है, वहाँ भेजें. उसके अलावा और दूसरी जो फिल्म फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें भेजें. लेकिन अब उसमें एक और भी फैक्टर है. बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट ऑल मेजर फिल्म फेस्टिवल्स आर पेड. उसकी भी $60-70-80 होती है. इतनी नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जो बिल्कुल टाइट नेट बजट पे चल रहा है, उसके लिए तो मसला हो जाता है. तो अब ये वाला एक सिलसिला है. अब जैसे गंदारा फिल्म फेस्टिवल है, ये बड़ा अच्छा एक जो पाकिस्तानी ही एक फिल्म मेकर्स ने बनाया है ये, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है. यहाँ पर भी बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो स्ट्रीम होती हैं. तो अब ये सिलसिला जो इजी एक्सेस है, जो फिल्म फेस्टिवल्स में भी नहीं भेज सकता, तो उसके लिए तो सबसे इजी एक्सेस है कि वो यूट्यूब पे अपलोड करे और दुआ करे कि कोई वायरल हो जाए. सो सर, आपने ओपिनियन की भी बात की, एंड सिंस यू आर अ जर्नलिस्ट एंड यू राइट ऑन सोशल इश्यूज, तो बैलेंस आप क्या रखते हो ओपिनियन प्लस क्या कहते हैं फैक्ट्स का? कि अगर आप 100% ओपिनियन रखोगे तो सामने वाला कहेगा ये तो सिर्फ अपनी बात कर रहा है. तो फैक्ट्स और ओपिनियन का क्या बैलेंस होता है? स्पेशली ये एडवाइस होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहे हैं. मेरी प्राइमरीली जो एक एडवाइस होगी वो ये होगी कि अगर फैक्ट्स किसी एक एंटिटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका आर्टिकल भी आपने जानबूझ के उस आर्टिकल को न्यूट्रलाइज नहीं करना टू क्रिएट अ बैलेंस. ठीक है. आर्टिफिशियली क्रिएटेड बैलेंस भी जो है ना, दैट इज़ ऑल्सो बाइस्ड जर्नलिज्म. उमर भाई, अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक NGO है, उसने एक अच्छा काम किया, सही है, उसके पैरेलल एक और ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो भी काम कर रही है वैसा ही, लेकिन अच्छा काम नहीं कर रही या उस लेवल का काम नहीं कर रही. तो आपने दोनों को अपने आर्टिकल में दोनों को फेयर मतलब जजमेंट पास करना, हाँ, के लिए फेयर टाइम देने के लिए आपने इसको भी डिस्कस किया, इसको भी डिस्कस किया. हालांकि फैक्चुअली NGO जो A है वो ज़्यादा बेहतर काम कर रही है. अगर आप इसमें उसको गवर्नमेंट लेवल पे ले जाएं तो कोई एक पार्टी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली वो अच्छी है, एक नहीं है. तो आप दोनों को बराबर का वेट स्केल में रखने के लिए आप कभी कभी आर्टिकल ऐसा लिखते हैं कि हाँ ये तो अच्छा करी लेकिन इसने भी ये किया. सही है. तो वो जो आर्टिफिशियली बैलेंस क्रिएट करना है ना, दैट इज ऑल्सो बायस्ड जर्नलिज्म. अगर फैक्ट्स किसी एक को फेवर कर रहे हैं तो वो उसको फेवर कर रहे हैं. सही है. आप आर्टिफिशियली उसमें बैलेंस क्रिएट ना करें. अच्छा, पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़ ये, ओपिनियन जो है वो फैक्ट्स
अगर आप अपने आर्टिकल को फैक्चुअली बेस्ड रखते हैं, हम ज़्यादातर का तरीक़ेकार ये होता है कि उसको जितना फैक्ट बेस्ड रखना है रखें, और आप छोड़ दें रीडर पे सही है कि वो अपना क्या ओपिनियन एक्सट्रैक्ट करता है उससे। सही है, आप अपने ओपिनियन को डालेंगे, वो जो रीडर है उसका भी ओपिनियन इन्फ्लुएंस करेगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ओपिनियन जो अच्छा, अब उसके लिए जो ओपिनियन वाले आर्टिकल्स हैं वो ऑप-एड्स अलग होते हैं। हाँ, उनका सेक्शन ही अलग होता है, जिसको वो पढ़ना है वो पढ़े। लेकिन अगर आप प्रॉपर हार्डकोर जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक जर्नलिस्टिक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें आपने सिर्फ फैक्ट्स ही ज़्यादा डालने होते हैं, और लेट द रीडर डिसाइड वेयर ही इनक्लाइंस। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली रीडर्स का भी एक से होता है इसमें। बिल्कुल। तो जब आप अपने सोशल इश्यूज़ या कोई भी आप आर्टिकल लिखते हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, पहला प्रोसेस होता है इंटरव्यूज़। ठीक है। पहला प्रोसेस मेरी अपनी भी थोड़ी बहुत रिसर्च होती है, उसके बाद होता है इंटरव्यूज़ मैं जब कंडक्ट करता हूँ। अब जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि था इनमेट्स पर, जो जेल के अंदर जो इनमेट्स की कंडीशंस हैं और वो सारी चीज़ें हैं, और सिटी ऑफ लाइट्स उस आर्टिकल का नाम था। तो मैं गया था सेंट्रल जेल कराची, मैंने इनमेट से भी इंटरव्यू किया, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जुडिशल सिस्टम में जो फ्लॉज हैं वो बड़े सामने आए, और बहुत सारी जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो भी सामने आई। तो अच्छा, अब एक तो मेरी अपनी एक रिसर्च है, लेकिन जब आप इंटरव्यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पता चल जाती हैं जो आपको पता नहीं थी। हाँ। सही। अब जैसे मैं जेल में गया तो मुझे, अच्छा ये भी होता है जेल में, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अच्छा यार ये बंदा तो, इसका तो केस पूरा क्लियर है, ये कन्विक्ट हुआ है 10-10, 20-20 साल से। एक बंदे की मैक्सिमम सेंटेंस 7 साल थी, जो कि उमर भाई वो एलिजिबल था पेरोल के लिए 3 साल में। 2007 में वो कन्विक्ट हुआ था, 2010 में उसको बाहर आ जाना चाहिए था। मैंने उसका इंटरव्यू किया 2018 में, तो वो 2018 तक जेल में था, और उसकी केसेस की हेयरिंग फॉरवर्ड होते चली जा रही थी, आगे होते चली जा रही थी। Oh my God. सही है, तो इतनी इस लेवल की चीज़ें जब आपको पता चलती हैं तो आपको पता चलता है कि यार, तो फिर जब वो चीज़ आप अपने आर्टिकल में डालते हो तो यू गेट इनलाइटेंड, यू नो गेट टू इनलाइटन योर रीडर्स एज वेल। तो ये वाला एक प्रोसेस रहता है। तो सोशल इश्यूज़ पे जब आप लिखते हैं ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द बेसिक रिसर्च, डू द बेसिक रिसर्च, लेकिन ज़्यादा रिसर्च आपने नहीं करनी कि ऐसा कि आपका अपना ओपिनियन फॉर्म हो जाए उस रिसर्च से। तो आपने जो इंटरव्यूज़, जो अफेक्टीज़ हैं और जो उस सोशल इनजस्टिस का के बिल्कुल के न्यूक्लियस हैं, उस सोशल इनजस्टिस के, उनसे जाके आप बात करें, इंटरव्यू करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक तो ये चीज़ होती है ना कि हम बैठ कर बोलते हैं हाँ यार ये गलत हो रहा है, या एक जो हमारी घर पे बैठ के रिसर्च होती है, एक होती है फील्ड पे जाके। आप फील्ड पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, जो आपको पहले नहीं पता थी। तो इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्नलिज्म। यू हैव टू सोशलाइज नॉट जस्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ आवर सोसाइटी, यू हैव टू सोशलाइज फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ आवर सोसाइटी। एक सहाफ़ी का काम, हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि एक सहाफ़ी का काम ही है कि वो अमीर से भी बात करे, गरीब से भी बात करे, मुतवस्सित तबके से भी बात करे, जर्नैल से भी बात करे, जर्नलिस्ट से भी बात करे, ब्यूरोक्रेट से भी बात करे, सियासतदान से भी बात करे। सही, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जर्नलिस्ट का काम ही यही है कि वो सोसाइटी की अक्कासी करते हैं। बिल्कुल। और जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो बात करते हैं आपकी जो बुक थी माय एरेटिक सबकॉन्शियस, तो इसका नाम, इसका जो टाइटल है वो कैसे डिफिकल्ट है। वो कैसे अच्छा, सोचा? एक होता आपका कॉन्शियस माइंड है, और एक आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। सही है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड को डील करता है। तो जो सबकॉन्शियसनेस होती है, एक तो कॉन्शियसनेस होती है, एक बंदा थोड़ा सा इरेटिक उसकी पर्सनैलिटी होती है, तो इरेटिक पर्सनैलिटी उसके कॉन्शियसनेस को डिस्प्ले करी होती है कि कॉन्शियसली दिस मैन इज़ इरेटिक। मेरा ये था कि यार जो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ, जब मैंने अपने किरदार सोचे, जब मैंने अपनी कहानियाँ सोची, और सबकॉन्शियसनेस में मैंने एक कैरेक्टर यार उससे मिला दिया, और फलां जो बंदा मुझे मिला था उससे मैंने मिला दिया, तो मुझे लगा यार आई एम रीचिंग आउट 10 years back to the guy that I've met। तो उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी इस कैरेक्टर पे फिट होती है, और एक और बंदा जिससे मैं 5 साल पहले मिला था उसकी पर्सनैलिटी इसमें, तो इट वाज वेरी एराटिक फॉर मी। तो मैंने उसी इसलिए इसका नाम रख दिया था द एराटिक सबकॉन्शियस, बिकॉज माई सबकॉन्शियस इज सो एराटिक दैट, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट दिस बुक केम। ओके, तो हम क्योंकि अभी हम लिखने की बात कर रहे हैं, तो किताब भी लिखी है आपने, और आपने एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है, तो क्या आप डिफरेंस समझते हैं इन दोनों के राइटिंग स्टाइल में और कॉन्सेप्ट में? क्या आप फ़र्क समझते हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है उमर भाई। बेसिकली जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे होते हैं तो यू हैव टू कीप योर इमेजिनेशन। एक तो जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो आप अपनी इमेजिनेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और जाहिर सी बात है वो इमेजिनेशन
हर इंडिविजुअल रीडर के साथ डिफरेंट होती चली जाती है। लेकिन जब आप स्क्रीन राइटिंग कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो तमाम रीडर्स की इमेजिनेशन के साथ कोइंसाइड करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो पर्दे पे आएगी व्यूअर्स के साथ। तो अब जाहिर सी बात है कि जब मैं लिखता हूँ तो मुझे ये मेक श्योर करना होता है कि यार ये स्क्रीन पहले जब लिखा स्क्रीन पे कैसा लगेगा। सही है। अच्छा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप लिख रहे होते तो आप जहन में कैरेक्टर्स की फिजिकल फॉर्म भी इमेजिन कर रहे होते हैं कि उनके बाल कैसे होंगे, उनकी शक्ल कैसी होगी, वो स्वेट कर रहे हैं या नहीं, या वो किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो किस तरह बात करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे पर्सनली ये फील लगता है कि इज़ अ वेरी लेयर्ड प्रोसेस। ठीक है, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। एक तो कहानी भी सोचनी है, फिर किरदार भी सोचना है, फिर उनका अटायर भी सोचना है, फिर उनका माहौल भी सोचना है। सो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब जब आप शॉर्ट फिल्म लिख रहे होते हैं तो उसमें आप शॉर्ट स्टोरी लिख रहे होते हैं। शॉर्ट स्टोरी में आपका जाहिर सी बात है मार्जिन थोड़ा कम होता है, तो यू हैव टू लेट गो ऑफ द सटल डिटेल्स। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में यू हैव टू कैरी द सटल डिटेल्स विद यू। तो ये तो डिटेलिंग ज़्यादा स्क्रिप्ट राइटिंग में। तो मज़ा किस में आया, किताब लिखने में या किताब लिखने में मज़ा आया, लेकिन स्क्रीन राइटिंग फॉर मी वॉज अ वेरी डिफरेंट एक फील्ड। तो जब मैंने उसको एक्सप्लोर किया तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन जो है वो क्रिएट की जा रही है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो मैं सोच रहा हूँ वो स्क्रीन पर आ रहा है। शॉर्ट स्टोरी पे जब मैं सोच रहा हूँ तो वो स्क्रीन पे कभी आए ना आए, सही है, और मेरी इमेजिनेशन वो मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन स्क्रीन राइटिंग में मेरी इमेजिनेशन में हज़ारों और लोगों को पोर्ट्रे कर सकता हूँ। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई फील कनेक्टेड विद द व्यूअर्स। आई थिंक जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो रीडर्स, अगर आपने एक किताब 100 लोगों को दी तो 100 के 100 अपने हिसाब से उसको इमेजिन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप कोई मूवी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो जो राइटर है वो चाहता है कि उसकी इमेजिनेशन है वो पोर्ट्रे हो। तो अब जो स्क्रिप्ट राइटिंग में मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये मेरी इमेजिनेशन है, ये मेरी चीज़ है जो कि लोग देख रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी में है कि यार मेरी चीज़ तो है, अब वो हर कोई वो मेरी चीज़ जो मैंने सोच के बनाई है वैसा नहीं सोच रहा, वो डिफरेंट उसको ले रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक मेरा कैरेक्टर अगर है अमजद, सही है, तो वो अमजद मेरे लिए उसकी शक्ल डिफरेंट है, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उसके लिए डिफरेंट है। मेरे जिस माहौल में मैंने उसको डाला है या जो मैंने उसके अतरफ सराउंडिंग क्रिएट की है वो मेरे लिए डिफरेंट है, वो आपके लिए डिफरेंट हो। तो ये थोड़ा सा है। सही। तो आगे आप क्या देखते हैं? Where do you see yourself 5 years down the road? 5 years down the road, I think I'll be much more deeper in the news media landscape primarily, क्योंकि वो एज अ जर्नलिस्ट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो मैं चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट वाली जर्नी कॉन्स्टेंट रहे। और आगे अंदर 5 साल में मेरा एक प्लान है कि मैं 2 और मज़ीद शॉर्ट फिल्म्स जो है वो बनाऊँ। फ़ीचर फिल्म का अभी मेरे पास कोई इस तरह का आइडिया नहीं है कि वरना, लेकिन अगर आइडिया इन द बिटवीन द लाइंस अगर आता है तो उस पर भी काम करेंगे इंशाल्लाह। Good. So you were also named among 20 emerging writers from South Asia. तो उसके बारे में बताएं, वो क्या सिलसिला था? बेसिकली जो एक कंपटीशन हुआ था जो कि यहाँ पे दास्तान पब्लिशर्स, इंडिया में वाइट फैल्कन पब्लिशर्स और श्रीलंका में आउटकास्ट मैगजीन की कोलैबोरेशन से हुआ था। तो बेसिकली उसमें यह था कि सब राइटर्स ने अपना अपना एक काम जो है वो पेश करना है और सबमिट करना है। उन दिनों मैंने एक कैंपेन चल रही थी मदरहुड पे, ठीक है, उमर भाई। तो उसमें एक ऐड, कोरियन ऐड था, कोरियन ही ऐड था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिलिपाइन का कोई ऐड मेरे नज़रों से गुजरा। तो उसमें जो है वो एक बच्चा था, उससे कुछ सवालात किए गए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, और मतलब बेसिक सवाल जो एक बच्चे के माँ बाप को पता होने चाहिए। अच्छा, तो जब बुलाकर उन बच्चे की माँओं से पूछा गया, बच्चों की 6-7 बच्चों का इंटरव्यू लिया गया, ये 5-6 सवाल उनसे किए और उन्हीं के जवाब उनकी माँओं से पूछे गए। तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द मदर्स, ऑलमोस्ट सारी ही मदर्स ने पूरे सवालात के सही जवाब नहीं दिए। ओके, सही है। और फिर उन बच्चों की नैनीज़ को बुलाया गया जो उनको रोज़ाना उनके टेक केयर करती हैं, और उन नैनीज़ ने उन सारे बच्चों के सारी नैनीज़ ने सारे सवालों के सही जवाब दिए। तो इससे जो ये हाउस हेल्प का कल्चर है, ये एक माँ और बच्चे के बीच में कितने बड़ी बैरियर क्रिएट कर रहा है, ये मुझे उस ऐड से उसका मुझे अंदाज़ा हुआ। तो उस पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी जिसका नाम था माय मदर्स डिमाइस। ठीक है।
तो वो मैंने सबमिट की, तो वो कॉन्सेप्ट उस ऐड से मुझे मिला, तो वो मैंने सबमिट की और मैंने जो है वो उसको लिखा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इट गॉट सेलेक्टेड एंड आई वाज नेम्ड अबाउट टॉप 20 इमर्जिंग ऑथर्स फ्रॉम साउथ एशिया। आई थिंक इससे हमें ये भी समझ में आता है कि स्पेशली जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं जी कि लिखते रहें, बिल्कुल, और जहाँ हाँ भी वो तो आपने नहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं छोड़ना, वहाँ पे आप करें। ये ना सोचें कि पता नहीं वहाँ पे मैं सबमिट कराऊंगा हो ना हो, ना हो, सबमिट तो बिल्कुल कराएं, कम से कम आप अपना वो तो रिग्रेट में तो नहीं रहेंगे बिल्कुल कि आपने बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जो है बिल्कुल। वो लूज़ की है। अच्छा, आपने बताया था कि यू आर ऑल्सो विनर ऑफ एन अवार्ड कॉल्ड नासा, तो वो क्या है? बेसिकली नासाज अवार्ड ये था कि वो नासा की कैंपेन होती है हर साल की, साइंटिस्ट फॉर अ डे, ठीक है। तो उस पे उनका जो एक सैटेलाइट है, कैसीनी नाम है उसका, हम्म, तो इट्स यूजुअली सेंड्स पिक्चर्स फ्रॉम ऑफ सैटर्न्स मून, या सैटर्न की तस्वीरें भेजेगी, सही है। तो उन तस्वीरों पर ऑब्जर्वेटोरी ऐसे लिखना होता है। तो बेसिकली मैं, ये बात है कि मैं सेकेंड ईयर में था, तो ये कंपटीशन आया, और ये दुनिया में नासा हर कंट्री की लोकल स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करके ठीक ये है। बनाता है। तो पाकिस्तान में जब ये आया कंपटीशन, तो पाकिस्तान में सुपार्को के साथ कोलैबोरेट करके नासा ने ये कंपटीशन क्रिएट सही। किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई सबमिटेड माय ऑब्जर्वेटोरी ऐसे, और उसमें जीत गए और वो अवार्ड मिल गया। ये बताएं कि आप एस्पायरिंग राइटर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? उमर भाई, जो भी यंग राइटर जो इस वक्त सुन रहा है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: ट्रैवल, मीट पीपल, talk to them, you'll get many stories. Every single person right now in Pakistan especially is struggling somewhere or the other, emotionally, financially, mentally. हम्म, तो बहुत सारी कहानियाँ हर एक बंदा आपको दे सकता है, सही, अगर आप बात करें और आप जाकर उनसे डिस्कशन करें। मैं अभी शंदूर पोलो फेस्टिवल में गया था, चित्राल, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल लोकली ट्रैवल किया, बिल्कुल जैसे बड़ी बसेस में नहीं, बिल्कुल लोकल बसेस में सही। से ट्रैवल किया। तो उन लोकल बसेस में मुझे बहुत सारे लोग मिले, और आई वाज सरप्राइज्ड कि यार सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करने से मुझे इतने लोग मिले, और इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स से मैंने बात की, और इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स मेरी कहानियों के लिए मुझे मिल गए। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि यार जो हमारी यंग जनरेशन है वो लोकली ट्रैवल नहीं करती, वो ट्रैवल करेगी तो बाय एयर जाएगी, या बड़ी फैंसी बसेस में जाएगी, या जाएगी भी तो एक पूरा कंपार्टमेंट। सोलो ट्रैवल बहुत कम हो गया है, सही है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटर्स टू ट्रैवल, टू एक्सप्लोर, सही है, बिकॉज वो फिर आपको इंस्पायर करेंगे, वो फिर आपको डिफरेंट देंगे। और दूसरी चीज़ ये कि कीप राइटिंग, 2 लाइन लिखें, 3 लाइन लिखें। रीडिंग, राइटिंग एक राइटर के लिए बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट। सो राइटिंग के लिए प्रैक्टिस राइटिंग नहीं, राइटिंग के लिए प्रैक्टिस रीडिंग है, रीडिंग है, बिल्कुल क्योंकि आप जितना कंटेंट एब्जॉर्ब करते हो वही आप बिल्कुल। यूज़ और करते मैं हो। आजकल ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी, जब से ये रील कल्चर आया है, तो अटेंशन स्पैन जो है ना वो बहुत रिड्यूस हो गया है, सही, स्पेशली बिकॉज ऑफ रील्स एंड टिकटॉक्स। तो एक बुक पढ़ना एक बच्चों के लिए ना आजकल बहुत टास्क समझा जाता है, बिकॉज क्योंकि अटेंशन स्पैन वैसा नहीं है, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड वाला अटेंशन स्पैन है। रील कल्चर है, सही, एक सोशल मीडिया का एक जाइगेंटिक इम्पैक्ट है हमारी सोशल लाइफ पे। तो उस वजह से मुझे लगता है कि जो लिटरेचर की वैल्यू है ना वो आजकल बच्चों में कम होती चली जा रही है, बिकॉज मैं इंग्लिश ऑथर्स के साथ साथ मैंने वर्ल्ड लिटरेचर भी बड़ा एक्सप्लोर किया। जैसे अभी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आ रही है 100 Years of Solitude, यस। गैब्रियल गार्सिया मार्केस की, वो अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त किताब थी। किताब, ज़बरदस्त किताब। मतलब आई थिंक लोग ये कहते थे कि मार्केस की ये किताब का टेलीविज़न वर्जन या उस पर नहीं आ सकता वो, क्योंकि वो इतनी मैजिक रियलिज्म और वो सारी चीज़ें थी उसमें कि उसको उसका सीरीज़ बनाना या मूवी बनाना इट वाज नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन नेटफ्लिक्स टुक ऑन दैट जाइगेंटिक दिस जॉब। अब मैंने देखी नहीं है वो, मैं अब उसको आराम से बैठ के देखूंगा, बट आई होप कि वो उस तरह दे हैड डन जस्टिस टू इट। लेकिन बात वही है कि जैसे एक और भी, और रशियन लिटरेचर बहुत सारे जो हमारे राइटर्स हैं वो नहीं पढ़ते। अगर आप दोस्तोयेव्स्की को पढ़ें, टोल्स्टॉय को पढ़ें, क्राइम एंड पनिशमेंट कितनी ज़बरदस्त किताब है, बेहतरीन किताब। एंड आई थिंक दैट वो हर इंसान के अंदर एक हिडन मॉन्स्टर होता है। तो क्राइम एंड पनिशमेंट, ही प्लग्स आउट दैट मॉन्स्टर फ्रॉम इट्स कैरेक्टर्स। फॉर दोस्तोयेव्स्की इज बेसिकली ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। और उसके अलावा फिर आप जो अभी किरोसामी जो हैं, काफका करके उनकी किताब है ना, मुराकामी। हाँ, मुराकामी, सॉरी,
मुराकामी की जो किताब है वो बड़ी ज़बरदस्त, एक ना 19Q4 है। हाँ बिल्कुल। अब ऑरवेल की बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं। उसके अलावा आप मतलब अनगिनत लोग हैं, जैसे अभी उन्हें ख्याल से शायद उन्होंने ही नोबेल प्राइज़ जीता है लिटरेचर में, मुराकामी नहीं, इफ़ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। मेरे ख्याल से पिछले साल का उन्होंने हाँ जीता। हाँ, तो बेसिकली उनकी ज़बरदस्त किताबें हैं, और लोग पढ़ते नहीं हैं, सही है बच्चे, और फिर प्राइमरीली उनका ये होता है कि सर इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। अब कोई भी ऐसी बात की इंस्पिरेशन तब मिलेगी व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर। तो ट्रैवल, सही है। अब लोग, मैं देखता हूँ लाख लाख 2-2 लाख रुपए के आईफोन्स हैं यार, घूमो, उस पर पैसा खर्च करो, अपने ऊपर पैसा लगाओ, सही है। तो सोलो ट्रैवलिंग आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटर। साल में 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, लेकिन करें, और लोकल ही करें, ट्रैवल करें, लोगों से मिलें, तो उससे आपको आपके कैरेक्टर्स का पता चलेगा। हर इंसान के अंदर एक पूरी दुनिया बसी होती है। बिल्कुल। कि जब अमूमन जब हम बैठते हैं, बातें करते हैं, तो हमें नए पर्सपेक्टिव्स मालूम होते हैं। बिल्कुल। आपके ख्याल में क्या रीडिंग का कल्चर इसलिए भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ घरों में दास्तान गोई की एक रस्म होती थी कि नानी दादी, हाँ एग्जैक्टली, वो बैठते बिल्कुल। थे बच्चों से अपनी बस बातें कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी की कहानियाँ सुना रहे हैं, अब वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में ये वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह और भाई ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है, जो सोशल मीडिया है ना, although it connected us with someone living in हाँ। America, but it created a distance between the person living in our own house, सही है ना। तो अब मैं अगर अपने घर पे, अगर मैं अपने अमेरिका वाले कज़न से कनेक्ट हो रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैं अपने घर में जो मेरा भाई है, मैं उससे डिस्टेंट हो गया हूँ, सही है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, अब आजकल जो घर में बैठक होती थी, जो लोग बैठते थे, बातें करते थे, दिन का अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे, अपनी कोई अगर अच्छी चीज़ हुई है वो शेयर करते थे, तो अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है। अब वो चीज़ कम होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आपको टाइम पास करना है, या अगर आपको इफ़ यू वांट टू एंगेज योरसेल्फ, यू हैव अ मोबाइल फ़ोन, सही है, यू कैन वॉच मूवीज़, और यू कैन वो, तो जो ह्यूमन कनेक्शन डेवलप होना है, और ये बहुत ख़तरनाक है, हमारी सोशल फैब्रिक के लिए बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि हम घर में आइसोलेशन में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे और मेंटल हेल्थ आपकी डिटेरियोरेट हो रही है, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स, सही है। अब सोशल मीडिया तो है, लेकिन दिस इज नॉट सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग इज दिस, वी आर टॉकिंग, सही है, वी आर शेयरिंग आवर ओन पर्सपेक्टिव्स, आवर व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। घर में अगर 5 अफराद है तो 5 के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का बिल्कुल, मकसद वो ह्यूमन कनेक्शन डेवलप करना है। और आजकल राइटर्स इतने भी पाकिस्तान में इतने आप इसलिए भी नहीं रहे क्योंकि राइटिंग का कोर ताल्लुक जो है ना, वो है ह्यूमन इमोशन से, सही है। और जब आप कन्वर्जेशंस नहीं करेंगे, वो ह्यूमन इमोशन डेवलप अपना नहीं करेंगे, अपने आप को इमोशनली, वही मैंने बात की ना कि 20 साल का लड़का जो मैं था और आज मैं हूँ, तो आई थिंक आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड इमोशनली, एंड दैट इज़ माई वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। आजकल 20 साल के बच्चे में, उमर भाई, और अब जब वो 25 या 26 साल का होगा, उसमें फ़र्क नहीं है। उसकी इमोशनल ट्रांजिशन ही नहीं हो पा रही। वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसने इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बिल्ड नहीं किया। हुआ। जब तक आप इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे अपने अतराफ़ के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सही है, तो वो इमोशन, आप खुद इमोशनली ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इमोशनल कनेक्शंस इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर ओन सेल्फ टू इमोशनली। अभी हमने बात की दास्तान गोई की, तो बेसिकली तो ये एक कॉन्सेप्ट था जब पहले पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो जब ट्रैवल करते थे जी, तो वो एक शहर से दूसरे शहर जाकर या अपने वापस अपने घर आके फोक टेल जिसे कहते हैं, फोक बताते थे कि भाई मेरे साथ ये हुआ, सब लोग करते थे। तो वो जो एक कल्चर है, जिस तरह से आपने जो किताब पढ़ी होगी जाविया, बिल्कुल, अशफाक अहमद साहब की, जी, तो वो उसका टेलीविज़न प्रोग्राम भी करते थे जी, जिसमें बैठ के बस बातें कर रहे हो रही हैं। हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब नहीं है, बातें करने का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, या हमारे घरों में भी, जिसे मैं कहता हूँ प्री इंटरनेट टाइम्स में, चाय के वक्त बैठते थे लोग शाम में और बस बैठ के कैजुअली डिस्कशन हो रही, वही बात है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उमर भाई के, स्टोरी सुनाने का जो एक तरीका होता था पहले, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी, वो गुम गया है कहीं ना, सही है। इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर्स भी नहीं है, और स्टोरी टेलिंग का जो एक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है, वो मुझे आजकल नज़र नहीं आता, सही है। तो आजकल स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें भी एक सॉर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग तो है, लेकिन प्रॉपर जैसे अशफाक अहमद साहब बैठ के करते थे, और एक और भी बहुत सारे कुछ आर्टिस्ट थे जो कि स्टोरी टेलिंग में बड़ा एक अपने आप में एक वो रखते थे, तो वो चीज़ बड़ी ख़त्म हो रही है। अच्छा, अब स्टोरी टेलिंग
लोग समझते हैं कि बस एक बंदा है बैठा हुआ है कहानी सुना रहा है. इट इज़ अ वेरी सटल आर्ट सही स्टोरी टेलिंग की. और बाहर मैं देखता हूँ जैसे ब्रॉडवे है, दूसरे थिएटर्स. अच्छा, थिएटर का भी एक और चक्कर है. जो लोग जाके थिएटर्स वगैरह देखते थे, प्लेस देखते थे, सही है, वो वाला रुझान भी अब मैं समझ रहा हूँ यंग जनरेशन जो क्रिएटिव्स हैं वो तो देखते हैं, वो तो जाते हैं, वो एक उनकी एक सर्टेन एक कम्युनिटी है. लेकिन अक्सर लोग थिएटर प्लेज वगैरह ये देखने नहीं जाते. हालांकि बाहर अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में चले जाएँ तो थिएटर प्लेज और जाकर देखना ब्रॉडवे पे, वो लोग उस पर पैसा खर्च करते हैं. सही है. तो इट इनलाइटन्स यू, इट ब्रिंग्स आउट दैट क्रिएटिव जूसेस विद इन योर माइंड. तो अब ये वाला चक्कर, अब पाकिस्तानी सोसाइटी का एक और भी चक्कर है उमर भाई. इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं कि आप अब एक बंदे को बोलोगे कि यार फैमिली को लेके जाके प्ले देखो, बोले हर बिल पड़ा हुआ है, वो देना है पहले. तो ये वाली बड़ी चीज़ें हैं. मेरे ख्याल से जो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, उसमें यह है कि आपको एक तो पेशेंस होनी चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा ये है कि आपके अंदर तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए. बिल्कुल. आज की जो जनरेशन है, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो कम वक्त में इंस्टेंट सक्सेस, हाँ इंस्टेंट सक्सेस इंस्टेंट चाहती है. फेम, इंस्टेंट सक्सेस. अब जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो अब जैसे अगर हम सोशल मीडिया फीड पे देखते हैं तो हमें 15-15 सेकंड की हम पता नहीं कितनी वीडियोस हम देख लेते हैं. लेकिन जो असल में स्टोरी टेलिंग है वो एक के बैठ के वो शुरू करना कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक आदमी था, पूरी एक कहानी आधे पौन घंटे की हो, फिर जाके मज़ा आता है कि भाई ये कहानी हमने सुनी या पढ़ी है. तो वो और फिर सैचुरेशन पॉइंट भी हमारा इतना कम हो गया है, बिल्कुल, अटेंशन स्पैन कम हो गया है. सो आई थिंक सोशल मीडिया की जहाँ पर प्लस साइड ये है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कनेक्टिविटी 100% है, लेकिन जो साथ वाला बंदा बैठा हुआ है उसके साथ आप नहीं बात नहीं कर रहे. बिल्कुल. तो क्या आपकी राय है, किस तरह से हम इसको काउंटर कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूथ जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, किस तरह से वो पढ़ने की तरफ या बुक रीडिंग की हैबिट अपना सकते हैं? बुक रीडिंग की हैबिट देखें उमर भाई, ये अब आप जब बुक रीडिंग की हम बात करते तो ये नहीं कि आप टॉल्स्टॉय का उठा लें वॉर एंड पीस, वो उतना मोटा एक वो है, या पूरी आप अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की सीरीज़ उठा लें. ऐसा नहीं है. स्टार्ट स्लो, टेक बेबी स्टेप्स, रीड. अच्छा, अब बहुत सारे लोग बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं जो इस तरफ उनका क्रिएटिवली इंक्लिनेशन नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो ये सबसे बेसिक एडवाइस यही होती है कि यार लुक इनटू योर ओन सेल्फ, व्हाट मेक्स यू हैप्पी. ठीक है, सही है. व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन. सही है. कुछ लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, बिजनेस की भी बुक्स हैं, लेकिन अब कुछ लोग ओवरऑल बुक नहीं पढ़ना चाहते, उनका मिजाज वैसा नहीं होता, उनका रुझान ही नहीं होता, मिजाज नहीं होता. तो अब एक बंदे का मिजाज नहीं है, उसको बोलना वो चीज़ करे जो उसके अपने मिजाज के खिलाफ है, तो वो फिर इट वोंट बेयर फ्रूट. सही है. तो मैं ये बोलता हूँ भाई, बुक रीडिंग अगर आपने करनी है, सही है, तो पहले छोटी बुक पढ़ो और ख़ुद फिर जज करो कि यार इज़ इट इंटरेस्टिंग फॉर मी. सही है. क्योंकि अब बुक पढ़ने का मकसद ये नहीं कि लाइनें पढ़नी है. बुक पढ़ने का एक पूरा क्या कहेंगे आप, एक पूरा प्रोसेस है. पढ़ना, इमेजिन करना, उसका कोर को समझना. सही है. तो अब मैं क्योंकि एविड रीडर हूँ तो मुझे पता है कि यार मेरा पेस भी अब ज़्यादा है, लेकिन उस ज़्यादा पेस में भी मैं राइटर के कोर जो उसका सब्जेक्ट है उसको, या कोर मैटर है उसको पकड़ लेता हूँ. सही. लेकिन जो नहीं पढ़ते उनको पहले शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करें अगर आपको समझ में आ रहा है, और अपना सब्जेक्ट जो आप जिस भी चीज़ में या जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है, पहले उस एरिया की किताब पढ़ें. जो स्क्रीन राइटर्स हैं, साइड फील्ड जो भी सुन रहे हैं, साइड फील्ड की 3 पार्ट की बुक है स्क्रीन राइटिंग पे. सही है. वो पढ़ें. स्क्रीन राइटर्स के लिए वो वेस्ट में तो बोला जाता है बाइबल है स्क्रीन राइटर्स के लिए. एक और बुक है फ्रैंकोइस ट्रूफाउ की बुक है हिचकॉक, जिसमें वो कन्वर्जेशन कर रहा है एल्फ्रेड हिचकॉक से. और हिचकॉक अपनी हर मूवी की कहानी बता रहा है. साइको में इस तरह हुआ था. सही है. द लॉजर में इस तरह हमने किया था. तो पहले वो कहानी पढ़ें हर फिल्म की, फिर वो फिल्म देखें. ओके. सही है. अनुराग कश्यप जो एक डायरेक्टर, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि पहले ये कहानी पढ़ो फिर फिल्म देखो, तो वो आपको फिल्म मेकिंग का प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा. सही है. टैरेंटिनो की एक किताब है जिसमें उसने अपनी स्क्रिप्ट पूरी लिखी है और उसका प्रोसेस लिखा है, वो पढ़ें. तो मतलब एरियाज़ आप पहले अपने जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे आपको जो है वो आपका इंटरेस्ट लाई करता है, फिर उससे रिलेटेड किताब पढ़ें. और अगर किताब पढ़ने का आपका रुझान नहीं है, या इफ़ यू डोंट मतलब, तो
तो अपनी फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो पढ़ें, सही। बिकॉज लर्निंग, अगर आपने अपनी फील्ड में एक्सेल करना है ना, तो सबसे पहले ये भूल जाएं कि आपको सब आता है। हाँ बिल्कुल, सही है, एग्जैक्टली। कांस्टेंट लर्निंग का प्रोसेस कांस्टेंट है। सही है। आजकल जो आपका एसेट है वो आपकी नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है। सही है। इफ़ यू आर इन्फॉर्म्ड इन दिस और इफ़ यू आर करेक्टली इन्फॉर्म्ड, यहाँ तो इन्फॉर्म तो आजकल हर कोई है। सही है। तो एक तो होता है कि यू आर करेक्टली इन्फॉर्म्ड। सही है। अगर आप करेक्टली इन्फॉर्म्ड आज की इस एज में हैं, सोशल मीडिया की एज में है, प्री मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज में है, पोस्ट ट्रुथ एज में, अगर आप करेक्टली इन्फॉर्म्ड हैं, सही है, तो दैट इज़ अ वेरी यू कंसिडर योरसेल्फ अ वेरी वैल्यूएबल पर्सन। सही है। क्योंकि आजकल इतनी फेक न्यूज़, डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि आजकल करेक्टली इन्फॉर्म्ड रहना, दैट मतलब वो एक अपने आप में एक सॉर्ट ऑफ ये समझ लें कि एक मिरेकल ही है कि इतना डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के दरमियान इफ़ यू आर करेक्टली इन्फॉर्म्ड। और वो वही होगा जब आप पढ़ेंगे ऑथर्स को, लोगों को। रीडिंग का जो है वो मैं तो समझता हूँ कि आपको एक एहतमाम के साथ बैठना होता है। किताब भी हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप थोड़ा कंफर्टेबल हो, सुकून हो। वही बात के तहम्मुल मिजाजी पैदा करनी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जब मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमें पढ़ना नहीं है लेकिन हमें फ़लाँ चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो उसके लिए चाहे एक वेब पेज ही आप पढ़ रहे हो, उसके सुकून से बैठ के समझ के पढ़ना ज़रूरी है। और फिर दूसरा कि मैं तो अपने आप को अभी भी एक ओल्ड स्कूल राइटर कहता हूँ कि मैं अपनी कहानी जो कुछ भी लिखता हूँ वो पहले पेन और पेपर पे शुरू करता हूँ, देन आई ट्रांसफर इट टू माय लैपटॉप या पीसी। तो आज जो है वो नोट मेकिंग का भी नहीं है, लोगों का नहीं है कि एक साथ में कोई कॉपी या कुछ रखें कि ताकि अपने नोट सकें। तो साथ रीडिंग के बारे में आपने काफ़ी टिप्स दी हैं। तो कंटेंट एब्जॉर्प्शन जो है, जो प्रोसेस है, तो नॉर्मली रीडिंग तो हम कहते हैं कि भाई आप बैठ के कोई सुकून से कोई आर्टिकल, अखबार, एक पैराग्राफ ही पढ़ लिया तो वो भी रीडिंग है अगर आपने उसको समझ लिया। तो कंटेंट एब्जॉर्प्शन आप समझते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू होता है या वो इतना जल्दी होता है, उसमें कोई एज सच टाइम फॉर रिफ्लेक्शन नहीं होता आपको कि आप बस उसको देखते हो एंड यू डोंट टेक आउट द एसेंस ऑफ द कंटेंट दैट यू आर वाचिंग या रीडिंग? 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में तो कंटेंट इसका एसेंस कंटेंट में डालना ही एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, आर्ट है। अगर आपने 15 सेकंड में वो एसेंस डाल दिया, 15 सेकंड 20 सेकंड की रील तो बेसिकली इट्स फॉर अम्यूजमेंट। सही है। इट्स फॉर, अगर आप देखें वो अच्छा कंटेंट है तो एटलीस्ट वो 1 मिनट का होगा। जो ये 15-20 सेकंड की रील्स हैं, दैट इज़ प्राइमरीली फॉर अम्यूजमेंट, मीम्स, मीम कल्चर। सही है। अच्छा, मीम कल्चर से मेरा एक और भी इख्तिलाफ है कि मीम जब बनता है ना किसी एक इशू के बारे में, तो उस इशू की सीरियसनेस ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। सही है। और इस इशू की सीरियसनेस को टैकल करने के लिए, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो एक सीरियसनेस रिक्वायर्ड होती है वो ख़त्म हो जाती है। सही है। इसकी बहुत सारी मिसालें, अनगिनत मिसालें। सही है। हम तो रोज़ ही देखते हैं। हाँ, कि अगर एक सीरियस इशू है, एक सीरियस डिबेट जिस पर होनी चाहिए, उस पर मीम बन गया। अब जब वो मीम बन गया तो वो सीरियसनेस ख़त्म हो गई। अब जब वो सीरियसनेस ख़त्म हो गई तो भाई वो इशू तो इशू ही रहा। और उसमें आपने ठाटा हंसी मजाक कर लिया, उसकी रेजोल्यूशन, मतलब उसको रिजॉल्व करने की प्रोसेस पर आप नहीं गए। तो ये बड़ा एक चक्कर हो गया हमारी सोसाइटी में, सबसे बड़ा एक चक्कर हो गया। अब जैसे बहुत मेजर मैंने भी ये सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी, बहुत मेजर इश्यूज़ पर मीम्स बनी। अच्छा, अब वो मीम्स बनी, अब वो जब मीम्स बनी तो वो इशू को लोग भूल गए और वो मीम्स को एंजॉय करने में लोग लग गए। तो इशू तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। सही। अच्छा, अब ये चक्कर है। अच्छा, अब जब आपने कंटेंट एब्जॉर्प्शन की बात की, कंटेंट एब्जॉर्ब तो हम अब सबकॉन्शियसली भी कर रहे हैं। और सही है। अब एक हम फीड अपनी ऊपर कर रहे हैं, एक हमारी नज़र पड़ी एक पोस्ट पर। सही है। एक और पोस्ट पर नज़र पड़ी, एक और पोस्ट पर नज़र पड़ी। तो वो जब बदस्तूर नज़र पड़ती चली गई तो हम कॉन्शियसली तो हमें लग रहा है कि हाँ यार, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारा एक ओपिनियन वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी पोस्ट बाद में याद आती है, हमने फला जगह पे देखा था, बाद में याद आ रही। तो कॉन्स्टेंट एब्जॉर्ब, जब अगर आपके हाथ में फ़ोन है और आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो एवरी सेकंड यू आर एब्जॉर्बिंग समथिंग। सही है। एवरी सेकंड यू आर एब्जॉर्बिंग, इवन इफ यू डोंट वांट टू एब्जॉर्ब इट, यू आर एब्जॉर्बिंग इट। तो इससे यही वजह है कि आज कल जो है वो ओपिनियन बनाना, मास ओपिनियन बनाना ना, वो बहुत ईजी हो गया है। सही। प्रोपेगेंडिस्ट्स के लिए जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं वो बड़ी मशीनरी है, वो बड़ी इतनी डीपली रूटेड हैं, हो गई हैं कि वहाँ पर जो है वो आप
को मासेस को मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो गया। आई थिंक न्यूज़पेपर और टेलीविज़न से ज़्यादा इफेक्टिव ये बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि मीम टेलीविजन, मीम हाँ कल्चर। बिल्कुल, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आपको पढ़ा लिखा होना हाँ। ज़रूरी है। सही है, टेलीविजन की अफोर्डेबिलिटी बहुत सारे लोगों के पास नहीं थी, टाइम भी नहीं है और टाइम भी नहीं होता था, और टेलीविजन कंट्रोल्ड था। सोशल मीडिया टेलीविजन पे आप और मैं अपना कोई प्रोग्राम नहीं चला सकते थे, आप और मेरी कोई पोस्ट नहीं चल सकती थी। बिल्कुल। सही है, सोशल मीडिया से ये हुआ, मोबाइल फ़ोन से ये हुआ, फर्स्ट थिंग इट बिकेम वेरी चीप। हाँ। अब इट बिकेम सो चीप कि एक गांव के बंदे के पास भी मोबाइल फ़ोन है, एक शहर के बंदे के पास भी मोबाइल फ़ोन। वो ब्रांड का फ़र्क है, लेकिन काम तो दोनों वो सेम ही चीज़ कर एक्सपोज रहे तो हैं हो ना। रहे हैं ना वो हाँ, कंटेंट से। वो फेसबुक उधर भी चल रहा है, फेसबुक इधर भी चल रहा है। अच्छा, वो भी फेसबुक पे पोस्ट लगा सकता है। सही है, फेसबुक ने उसको भी ये इतना एम्पावर कर दिया कि वो भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकता है। और जो एक पीएचडी का बंदा है वो भी ने बड़ी अच्छी कोट की कि द बिगेस्ट क्या कहेंगे प्रॉब्लम फ्रॉम विद सोशल मीडिया इज दैट इट गेव अ पीएचडी एंड अ हाई स्कूल ड्रॉप आउट द सेम प्लेटफॉर्म टू स्पीक। सही है, तो अब उसमें ये हो रहा है कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट का भी ओपिनियन आ रहा है, एक तरफ हकीकत टीवी भी है और दूसरी तरफ प्रॉपर एक CNN भी है। सही है, तो अब चक्कर ये है कि जब प्लेटफॉर्म सेम हो गया, एक डिफरेंट एंड के प्रोपागेंडा जो फैला रहा है उसको भी सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और जो कोशिश कर रहा है प्रॉपर न्यूज़ देने की उसको भी एक सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब फ़र्क कहाँ आता है, जो प्रोपागेंडा होता है ना वो वैसे ही बड़ा चार्मिंग होता है। सही है, कि अब जैसे कोविड जब आया तो एंटी वैक्सीन प्रोपागेंडा बड़ा चला। बिल्कुल चला। सही है, ये वैक्सीन लगाएंगे 4 साल में मर जाएंगे। मुझे 5 साल हो गए वैक्सीन लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। तो वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो रहा है, वैक्सीन लगाएंगे तो मुसलमानों की जो है वो नस्ल कशी की जा रही है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो 10 तरह की चीज़ें जो है ना वो चली, और वो इतना अट्रैक्टिव तरीके से उसको जो है ना वो हमारे पैकेज किया गया, इतना अच्छा अट्रैक्टिव तरीके से उस प्रोपागेंडा को फैलाया गया कि अच्छे अच्छे लोगों के घरों पर भी ये बातें होनी शुरू हो गई कि यार वैक्सीन ही लगवाओ, वैक्सीन से पता नहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सही है, अच्छा अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, इससे आपका जो पूरा मासेज है ना, जो वो मासेज हैं वो उनकी डायरेक्शन ही बिल्कुल चेंज आप कर रहे हैं। गुस्ताव ली बोन की किताब है द क्राउड्स। सही है, तो उसमें वो लिखता है कि द क्राउड्स डोंट लॉन्ग फॉर द ट्रूथ, द वन हु कैन सेल देम इल्यूजन्स विल ऑलवेज बी देयर मास्टर। वाह। सही है, और एक और भी बड़ा जबरदस्त कोट है, द क्राउड्स आर द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट ब्रिंग्स अबाउट इट्स डाउनफॉल। सही है, जितना रॉटन एक सोसाइटी बन सकती है, या अगर सोसाइटी रॉटन है तो उसको रॉटन बनाने का बहुत बड़ा किरदार उसके मासेस में होता है या उसके क्राउड्स में होता है। सही है, तो अब जब हमारा मासेस एक मास लेवल पे मैनिपुलेशन चल रही है, एक मास लेवल पे प्रोपागेंडा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सोशल फैब्रिक तो अफेक्ट होगा। बिल्कुल होगा। सही है, अब वो सोशल फैब्रिक हमारा इस लेवल पर अफेक्ट हो गया है कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कुछ ऐसी एंटिटीज़ को सामने आना पड़ेगा जो कि इसका काउंटर नैरेटिव दें। सही है, अच्छा अब जो काउंटर नैरेटिव होगा वो सिंपल होगा, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना प्रोपागेंडा है। सही है, तो अब ये बड़ा चक्कर है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट ट्रूथ एज में बहुत सारे पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस सक्सेसफुल हो रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आ रहा है, पॉपुलिस्ट एक्टर्स हो रहे हैं। और जो आप ये कहेंगे कि सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस का रुझान बहुत बढ़ गया है। इंडिया में देखें, जो फॉर्मर एक्टर्स जितने थे वो सब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। हाँ। सही है, उसकी वजह ही यही है कि पहले उनका जो अंदाज है वो बड़ा चार्मिंग है। सही है, और दूसरा उनकी जो इमेज उन्होंने अपने फिल्मों से पोर्ट्रे की ऑफ द सेवियर, वो इमेज अवाम के सबकॉन्शियसनेस में मौजूद है कि यार दीज आर आवर सेवियर्स। नहीं, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बातें की साथ आपने। अच्छा, एक चीज़ आप सजेस्ट भी कर सकते हैं और शायद एडवाइस भी दे सकते हैं कि since every youth has a cell phone in their hands, so can't they read books through online resources, PDF, audiobooks? एक वेबसाइट है pdfdrive.com, वहाँ से आप जाएं। एक और है एनीज आर्काइव। सही है, बेसिकली उसने तमाम जितनी भी चीज़ें ना इंटरनेट पे वो उसको ओपन सोर्स कर दिया है। आप एनीज आर्काइव लिखें और वहाँ पर जाकर चीज़ डालें, आपको जो भी इंटरनेट पे ओपन सोर्स होगी ना वो आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे बात वही आती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कितना है पढ़ने का, कि आप बैठ के पढ़ सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें भी उमर भाई यही चक्कर है कि हमारे पाकिस्तान में मेंटालिटी ये है कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, सही है, तो
मैं बिजनेस वाले लोगों से जाके मिलूँ, सही है, वो जो कि अच्छी चीज़ है, मिलना चाहिए आपको, बात करनी चाहिए, लेकिन बुक के थ्रू लर्न करने का जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एक बिजनेस, जो भी बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, रिच डैड पुअर डैड, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कहने वाला था। बेहतरीन किताब है, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त किताब है, सही है, वो आप पढ़ें, सही है। तो और जो क्या कहते हैं, उस किताब में जिस तरह से एक जर्नी बताई गई है और जिस तरह से वो चीज़ें बताई गई हैं, वो किताब को ऐसा एरा गैरा नहीं लिख सकता। हाँ अगर आप वो किताब पढ़ें, वो किताब बहुत वेल रिसर्च किताब है और बहुत उसमें इन डेप्थ नॉलेज ऑफ हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब ये सारी चीज़ें आप इंस्टेड, और जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस तरफ नहीं जाते, ये रूट नहीं लेते। हाँ वो बोलते हैं यार मैं पहले एक 5 साल बिजनेस करूंगा और उसके बाद उस 5 साल का एक्सपीरियंस लेके, अगर आपको शुरू, अब तो आपके वो 5 साल जो शुरू में है वो ज़ाया होने से ज़ाया हो गए ना आपको सीखने में। तो व्हाई डोंट यू लर्न फ्रॉम दिस रूट, लर्न फ्रॉम बुक्स एंड एक्सपेरिमेंटेड इन योर बिजनेस, इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स जो कि बुक्स में बताई गई हैं, वो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। मेरा ख्याल से पाकिस्तान में ना बहुत ज़रूरी है सबके लिए इनफैक्ट कि ना सिर्फ किताबें पढ़ें बल्कि समझने के लिए पढ़ें। बिल्कुल। और एक दफ़ा जब लोग ये कहते हैं कि हमारा तो ये जॉनरा नहीं है, हमें मज़ा नहीं आता, हम तो सिर्फ इसका पढ़ेंगे, वो ना करें। किताबें पढ़ना समझें खाने की तरह है। अगर आप कंजम्पशन है, कंजम्पशन है, तो अगर आप ये कहेंगे मुझे ये किताब नहीं पढ़ना, ये तो मे बी यू आर क्या कहते हैं, इग्नोरिंग मोस्ट ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स इन लाइफ। क्योंकि अगर आप अपनी सिलेक्टिव रीडिंग हैबिट्स को नहीं तोड़ेंगे तो फिर आप कभी भी एज ए रीडर ग्रो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो बड़ा इम्पैक्ट होता है किताबों का। मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट रहा है किताबों का, सही है। और वो कहते हैं ना कि एक तो एक आपने हर एक्शन का एक रिटर्न होता है, एज एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऑपोजिट तो नहीं, हर एक्शन का एक रिटर्न होता है। एक चीज़ को आप कहते हैं इक्वल रिटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके किसी कारोबार में इन्वेस्ट किया 100 रुपये, उसका मुझे एक परसेंटेज हम दोनों के दरमियान डिसाइड हो गई और उसके हिसाब से मुझे उस परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न मिल गया। ठीक है, दैट इज़ इक्वल रिटर्न, सही है, इन्वेस्टमेंट फॉर रिटर्न। एक होता है अनइक्वल रिटर्न। अच्छा, मैंने किताब पढ़ी और मैंने फिल्म बना दी, उस किताब से सीख कर एक फिल्म बना दी, दैट इज़ अनइक्वल रिटर्न, सही है। एक किताब है ओबेसिटी, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैंने अभी एक रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी फिज़िकल जो फिटनेस है उस पर काम करना ही उस किताब को पढ़कर शुरू किया। तो आप रिटर्न देख रहे हो उमर भाई कि सिर्फ किताब पढ़ने से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, बिकॉज दे वर ओबीस एंड दे बिकेम फिजिकली फिट। और डॉक्टर्स ने जब उनको देखा तो डॉक्टर्स का ओपिनियन ये था कि यू हैव एडेड 5 years इनटू योर लाइफ स्पैन। तो अब आप रिटर्न देखें, तो किताब का साथ अगर आप रिश्ता डेवलप करेंगे तो इट विल गिव यू एन अनइक्वल रिटर्न फॉर योर ओन बेनिफिट, सही है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जब वो बिजनेस की बुक्स पढ़ते हैं, सही है, और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के एक्सपीरियंसेस को लेके चलते हैं, तो फिर आप उनको समझ में आता है कि यार वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट इन आवर ओन बिजनेस आइडिया या इन आवर ओन स्टार्टअप। और अगर वो सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट कर दें तो और उसका उनको रिटर्न मिल जाए, तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट आपकी क्या थी, टाइम इन रीडिंग अ बुक, लेकिन उसका रिटर्न आपको कितना बड़ा मिला। मेरे ख्याल से बिजनेस नहीं है, हर शोबे में, हर फील्ड में है, क्योंकि किताबें तो अनगिनत हैं। बिल्कुल। और लोग कहते हैं कि हमारे पास किताबें, हम खरीदें कैसे, तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ओल्ड बुक्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं। ये तो बहुत फजूल आर्गुमेंट है। तो मतलब अगर 5,000 रुपये का खाना खा रहे हैं तो वो 3,000 की किताब आराम से खरीद सकते हैं। असल में 3,000 की किताब, और वो 3,000 की किताब जिंदगी भर रखें, उसको कलेक्ट करें, रखें, अपने बच्चे जब आपके बच्चे हों उनको दें, भाइयों से कुछ से शेयर करें, कजन से, फैमिली मेंबर से। तो किताब का पे इन्वेस्ट करना मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। बिल्कुल एग्जैक्टली ये, और वो आपका लाइफ लॉन्ग रिसोर्स होता है। जी, बिकॉज जब आप किताब पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिन या एक हफ्ता लग रहा है, तो किताब पढ़ने के बाद आप ये सोचेंगे यार एक हफ्ता पहले मुझे जो चीज़ें मालूम नहीं थी वो अब मुझे वो मालूम हो गई, सही है। तो आई एम अ बेटर पर्सन आफ्टर रीडिंग दिस बुक, आफ्टर इन्वेस्टिंग अ वीक, आई एम अ बेटर पर्सन, आई एम मोर लर्नेड देन आई वाज अ वीक बिफोर। आपकी पर्सनल जर्नी। तो इस तरह से किताब पढ़ने के जो फ़वायदे हैं उसको वे करें। चलें साथ, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे पॉडकास्ट में आज आए, अपने सारी इन्फॉर्मेशन और जर्नी के बारे में बात की। कोई एक वर्ड ऑफ एडवाइस टू आवर व्यूअर्स? जो एक एडवाइस होगी जो कि मैं अक्सर अपने कोलीग्स को भी देता हूँ, कि
लिव एट योर ओन ऑन योर ओन कंडीशंस. सही है. प्रेशर्स बहुत होते हैं, सब पे प्रेशर्स हैं, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, लेकिन उसमें भी लिव ऑन योर ओन कंडीशंस. सही है. कोई चीज़ अगर आपको नहीं करनी तो वो नहीं करनी, और जो चीज़ करनी है फिर उसको करके रहें. दैट इज ऑल. लिव ऑन योर ओन कंडीशंस. चलिए साथ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर Thank you बीइंग so पार्ट much. ऑफ Thank you, बिटवीन द Mohammed. लाइन्स. सो ये थे साद अहमद ख़ान, और आज के एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया. इफ़ यू आर अ राइटर, ऑथर, पोइट, और यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन विद पाकिस्तान's publishing or media industry and you want to share your story with us and you want to share your experiences with us, please do contact us. We would love to feature you on Between the Lines. I'm Mohammad Umar Iftikhar. Until the next episode, Allah Hafiz.